कैसे हैं आप लोग? तो आज बात करेंगे हम बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट के सेकंड पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट की मैंने वीडियो बना दी है, बेसिकली अभी तक अपलोड नहीं है, मुझे उसका थंबनेल बनाना बाकी है, बट मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। और आई थिंक हो सकेगा तो दोनों पार्ट साथ में अपलोड कर दूंगा, जिसमें हम बेसिकली जो भी टाइपस्क्रिप्ट की जो नॉलेज है उसको समझेंगे। मतलब जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमने कल जो है यहाँ तक कवर कर लिया था यूनियन टाइप्स तक हो गया था और फंक्शंस पे हम आ गए थे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम अब करेंगे। एंड फिर उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा और उस प्रोजेक्ट में हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमने जो सीखा है अब तक, जो समझा है, बेसिकली सीखा तो नहीं है, समझा है, ठीक है, कि ये क्या क्या होती है, वो सबको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे टाइपस्क्रिप्ट में। और टाइपस्क्रिप्ट क्यों यूज़ करनी चाहिए, क्या क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, वो सब मैं फर्स्ट पार्ट की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो अपलोड हो चुकी होगी, तो जाके देखिए। थैंक यू गाइस। और उससे पहले ये वीडियो जो लोग देख चुके हैं तो अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो टाइपस्क्रिप्ट में हमने यूनियन टाइप तक पढ़ लिया था, यूनियन टाइप से ही कंटिन्यू करते हैं पहले। तो यूनियन टाइप कुछ नहीं है, देखो इसमें एक और काइंड ऑफ ऑप्शन होता है जो और पता होगा वैसे प्रोग्राम लैंग्वेज में। तो इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, हम दो चीज़ ले सकते हैं। या तो कोई भी अगर दो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा जो वेरिएबल है वो नंबर भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है, वो मेरा वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है, तो उस केस के लिए ऐसा कुछ है। ठीक है, यूनियन टाइप में हम स्लैश कर, मतलब ये वाला जो आइकन है इसको मुझे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तो हम डाल के बस दोनों का वो लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं बता दिया था, बट मैंने कंटिन्यू करने को दोबारा से करा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम फंक्शन की। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन। तो देखो यहाँ पे फंक्शन लिखा है और यहाँ इसके बाद ये नंबर लिखा है। अब इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब सिंपल है कि ये फंक्शन जो है वो हमें रिटर्न करेगा क्या। ठीक है, अगर मैंने फंक्शन के यहाँ पे लिखा होता ना, तो इसका मतलब होता है कि ये फंक्शन क्या है। ठीक है, बट यहाँ पे इसके बाद लिखा है ना, इसको हम बना लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है, वो मैं यहीं पे मेरा खुला हुआ है। तो लेट सपोज आई जस्ट क्रिएट अ न्यू फंक्शन, सपोज नहीं बोला मैंने। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, कुछ भी, लाइक हैंडल, या फिर चलो फंक्शन क्या लिखें, फंक लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमने फंक्शन बना लिया। ठीक है, ये मेरा क्या है, एरो फंक्शन है बेसिकली। ठीक है, अगर मुझे डायरेक्टली फंक्शन बनाना है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली फंक्शन बना रखा है, तो मैं डायरेक्टली फंक्शन बनाता हूँ, सो दैट कंफ्यूजन विल बी लेसर, राइट। तो मैंने ये फंक्शन बनाया और मैंने फंक्शन ऐसे लिख दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन बन गया। अब मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा कि ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अरे यार ये आएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली वॉइड आ रहा है। वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ, मैंने इसका नाम तो रख दिया। ठीक है, तो कॉन्स्ट ऐड, और ये हो गया ऐसे, और ये हो गया। ठीक है, अब सोचो कि यार ये फंक्शन मुझे यार क्या करता है कि मेरे से दो वेरिएबल्स लेता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई। ठीक है, और ये रिटर्न करके मुझे एक्स प्लस वाई देता है। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि एक्स और वाई क्या है? ठीक है, तो मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे नंबर लिख दिया। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया। एंड यार इसे एरो फंक्शन बना क्योंकि कौन वहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है। अगर आप ऐड में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये फंक्शन जो है नंबर रिटर्न करता है, बट हमारे पास एक्स और वाई के लिए टाइप नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई ही डिसाइड करेंगे कि हमें रिटर्न क्या करना है, क्योंकि हमने रिटर्न में तो एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। अब एक्स अगर मान लो स्ट्रिंग भी है और वाई अगर नंबर है, तो भी ये नंबर ही रिटर्न करेगा। ठीक है, और इस केस में मुझे लगता है कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, कि एक्स स्ट्रिंग है और वो वाई है और ये रिटर्न करेगा। बट आई थिंक एक एरर आ रहा है रिटर्न पे, क्योंकि वो क्या है, नंबर रिटर्न करेगा। टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू द टाइप नंबर। ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे टाइप नंबर कर दूंगा तो ये एरर ठीक हो जाएगा। ठीक है, वैसे जावास्क्रिप्ट में ये होता है कि अगर आप स्ट्रिंग के साथ नंबर को प्लस करते हो ना तो वो नंबर ही बन जाता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ऐसा होता है, बट मे बी टाइपस्क्रिप्ट में ऐसे मना कर रहा है कि नहीं, और यहाँ पे ऊपर एक्स डिफाइंड भी है एक्चुअली, तो मे बी दैट कुड कॉजिंग ऑल्सो इशू। ठीक है, तो ये एरर आ रहा है कि अभी तक हमने यूज नहीं किया है। ठीक है, इस फंक्शन को यूज करो। ओके, ये वाला एरर। तो बेसिकली कुछ नहीं है, हम यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है,
तो फंक्शन क्या देगा रिटर्न उसके ऊपर है। अब देखो वर्ड रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि मैंने पहले बता दिया। अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस फंक्शन में कोई रिटर्न नहीं करा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे नंबर गलत है, कुछ तो रिटर्न कराओ। फंक्शन वॉज डिक्लेयर टाइप इज नाइदर अनडिफाइंड वॉइड और एनी, बस रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। तो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा तभी हो सकता है, वरना हम वॉइड डाल देंगे, और वॉइड डालेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। और एडिंग्स, और यहाँ पे भी ये एरर होगा कि एक्स और वाई आपने यूज क्यों नहीं किया है। तो यहाँ पे लिखा है एक्स डिक्लेयर बट इट्स वैल्यूज नेवर रीड, ठीक है, आपने इसकी वैल्यू तो कहीं यूज ही नहीं की, और एडिंग भी लिखा रहा होगा, ठीक है, तो वाइड यूज कर सकते हैं। बट आप ये सोच रहे हो कि नेवर क्या है, ठीक है। नेवर भी हम यूज करते हैं किस केस में, एरर के केस में, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर नेवर नहीं आएगा तो वर्ड यहाँ तक आ गया, ठीक है। और फिर उन्होंने पैरामीटर्स वगैरह मल्टीप्लाई एक फंक्शन बनाया जिसमें ए और बी, और यहाँ पे ये इन्होंने इंसर्ट किए फंक्शन के पैरामीटर्स की वैल्यू कैसे दे सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ हम फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यूज कैसे दे सकते हैं, ये चीज़ है जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। सेम यहाँ पे ये किया है। अब ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इसको तो बना दो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, देखो हम मोस्टली फंक्शंस यूज करने वाले, ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी अ, बनाओगे, कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके अंदर तो फंक्शन यूज होगा, जैसे हैंडल डिलीट, हैंडल ऐड, हैंडल, ये तो हमने सुना ही होगा। तो ये क्या है, ये फंक्शन ही तो है। अब इन फंक्शंस के अंदर हमारे पैरामीटर्स यूज होंगे, तो वही पैरामीटर्स हम यूज करके देख लेंगे, तो हमें पता रहेगा अभी से कि हमें क्या अप्लाई करना है, ठीक है, इसलिए ये सब यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में भी सोचा था कि यार ये चीज जान के क्या है, ये तो टाइप नंबर है, ये तो मुझे देख के पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन धीरे 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 सिचुएशन थोड़ी सी और टिपिकल होती जाएगी, और हमें ये सब नंबर बूलियन और ये सारी चीजों से ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा, बट स्टार्टिंग ठीक है, ठीक है। तो ये वॉइड आ गया, ठीक है, वॉइड तक हमने देख लिया था। और मैं क्या दिखा रहा था, हाँ, एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट सपोज कि मैंने वाई पे क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। लेट सपोज कि मेरा कोई फंक्शन है, ठीक है, लेट सपोज कि मेरा मल्टीप्लाई फंक्शन है, बट मुझे नहीं पता है कि यूजर मुझे वाई देगा या नहीं देगा, ठीक है, उसकी मर्जी है, उसका मन करेगा तो वाई देगा, उसका मन करेगा तो वाई नहीं देगा, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि यहाँ पे जब देखोगे वाई डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू नेवर रीड, वाई डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू नेवर रीड, वाई नंबर, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि हम दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हैं, तो कोई एरर नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है, तो मैंने अवॉइड कर रखा है तो मुझे एरर देगा, तो मैं एक्स को सिर्फ रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने वॉइड कर रखा है। वॉइड का मतलब ये है कि मैंने बताया कि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने नंबर कर दिया। अब देखो यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा एक्स का यूज करने पे, लेकिन अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा दूंगा ना, तो कहेगा कि वाई का तो आपने यूज ही नहीं किया, ठीक है, ये बोलेगा, ठीक है। बट वैसे नहीं बोलेगा क्योंकि हमने वाई का यूज नहीं किया, इट्स नॉट बीन इम्पोर्टेंट कि हमने रिटर्न नहीं किया उसको वाई को, क्योंकि हम तो नंबर दे रहे हैं, तो रिटर्न कुछ भी करें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर मैं कोई वैल्यू है उसमें वाई की वैल्यू नहीं भेजूंगा, लाइक समझाता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे मैंने ऐड का फंक्शन ऊपर बना रखा है, अब मैं इस ऐड के फंक्शन को जब यूज करूंगा ना, और मैंने 1 2 यहाँ पे दे दिया, ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको हटा देते हैं क्वेश्चन मार्क को ताकि समझ लेंगे, ठीक है। तो मैंने जब ऐड के अंदर 1 2 वैल्यू दिया तो इसने कुछ नहीं कहा, ठीक है, लेकिन अब मैं 2 की वैल्यू ना दूं और मैं खाली एक आर्गुमेंट दूं, तो देखो मुझे यहाँ पे एरर बताएगा कि एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स बट गॉट 1, कि 2 आर्गुमेंट्स की जरूरत है, आप एक क्यों दे रहे हो, ठीक है, मुझे दूसरा भी आर्गुमेंट दो तभी तो ये काम कर पाएगा। बेसिकली मैंने उसे अंदर यूज नहीं किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट ऐड अगर 2 आर्गुमेंट ले रहा है तो उसे 2 आर्गुमेंट देने हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि हमारा फंक्शन को कुछ आर्गुमेंट्स की जरूरत है और कुछ की नहीं है, ठीक है, उस केस के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब क्वेश्चन मार्क लगाने से ये मान जाएगा कि हाँ भाई आप सही कर रहे हो, यहाँ पे हो सकता है कि भाई हमें चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये सही ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर पावर वगैरह ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ये एक्सपोनेंट के लिए क्या लिखते हैं, ठीक है, और वो सारी चीज़ें लिखी हैं। तो ये सब चीज़ तो आप देखो, मैं इसलिए ही डब्ल्यू स्कूल से समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो आज मैंने वीडियो बनाई, आपने मान लो कल परसों तरसों जो भी है देखी, उसके बाद क्या, ठीक है, आप भूल जाओगे मोस्टली कॉन्सेप्ट क्या थे क्या नहीं था। तो डायरेक्टली W3 स्कूल पे जा सकते हो, आपको वन बाय वन मैं टॉपिक समझाया गया, ठीक है। जब आप अपने प्रोजेक्ट में कहीं फंसोगे तो आपको पता होगा कि अरे ये वाला टाइप था जो मुझे यूज़ करना था, या इसके अंदर ये चीज़ थी जो मुझे यूज़ करनी थी। तो जब आप फंसोगे तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्टली वैसे ही सब कुछ बता देता ना, तो प्रॉब्लम नंबर एक, ये जो चीज़ें बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो मिला है वो चीज़ नहीं होती। दूसरी चीज़, अगर आप कहीं पे फंसोगे तो आप वापस वीडियो ना देखने के बजाय ये सब चीज़ें देखो, ठीक है। एक आपके पास पूरा है, वो है सब कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है,
और साइन से मिल जाएगा, कोई झंझट नहीं है। ठीक है, मैं भी इसी को फॉलो करता हूँ जब फंस जाता हूँ कहीं पे कि यार ये नहीं मिल रहा, या तो फिर चैट पे बड़ी दूंगा बात। ठीक है, ओके, उससे फिर पूछ लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे मेरा टाइप स्क्रिप्ट में एरर आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, एरर दे दो, तो बता देते हैं। ठीक है, बट उसको ज़्यादा यूज मत करो, पहले अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को, क्योंकि अगर आप उसी के भरोसे बैठ गए तो वो भी कभी कभार बहुत गड़बड़ जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में। ठीक है, ओके, लेट्स फोकस ऑन ये। यहाँ पे इसने क्या किया है देखो, यहाँ पे भी इसने ऑब्जेक्ट पास कर रखा है, बट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कैसे दिया है ये बताता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारा जो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें बताने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, और करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। ठीक है, होता है ना कभी कभार हमें फॉर्म ऑब्जेक्ट हमने बनाया होता है, वो सारी चीज़ें पास करते हैं। ठीक है, अब उस टाइम पे इस तरीके से हम फॉर्मेट में देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप दे दिया कि नंबर ही आएगा मेरा, मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, पर मुझे पता है कि यहाँ पे नंबर ही आएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट भी दे दूंगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर 1, 2 दो वैल्यू है। ठीक है, बट यहाँ पे एरर आ रहा है कि मुझे नहीं पता भाई टाइप क्या है इसकी। ठीक है, टाइप बताओ तुम। तो इस केस में कैसे बताएंगे, क्योंकि वहां तो डायरेक्टली हम पैरामीटर्स पास कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर उसके टाइप देंगे। ठीक है, एक्स नंबर वाई नंबर जो भी है, आप कुछ और भी दे सकते हो। अब यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, बस सेव कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, लेट्स सी। ऑब्जेक्ट डेटास में भी स्पेसिफाई नो वन doesn't exist in type and may not be only specifying no property do not exist in type. Okay, object literals one is any type और टू भी एनी टाइप पे दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 नंबर नहीं दिखा रहा है, ऐसा कुछ समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, हमने एक्स लिख के नहीं लिखा है तो इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में यार की और वैल्यू होगा, है ना, तो की हमारी एक्स होगी और वाई हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, तो उस फॉर्मेट में जा रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि ऑब्जेक्ट जब देखते हैं तो इस तरीके से चीज हो जाती है। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो ये चीज़ है, ये आपको पता होगा कि जब हमें रेस्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि देखो हमारे पास बहुत सारे, क्योंकि जब डाटा आता है, ऑब्जेक्ट में डाटा आता है, किसी भी चीज़ में डाटा आता है तो बहुत सारा डाटा आता है। ठीक है, अब मान लो एक एरे है, उसके अंदर मेरे पास बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, तो उस केस के लिए है। ठीक है, लेट सपोज इस वाली सिचुएशन को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो लेट सपोज कि मेरे पास ए और बी है, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, रेस्ट रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, अब देखो मैंने बता रखा है कि ए मान लो नंबर है, या आपको पता है कि नंबर बूलियन या जो भी वैल्यू है आप डाल सकते हो, और धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि ये चीज़ें रिपीट होंगी और आपको समझ आता चला जाएगा कि कैसी चीज़ हो रही है। ठीक है, अब जो रेस्ट वाला है उसको, उसके बाद मैंने स्प्रेड ऑपरेटर लगा रखा है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि नंबर या फिर स्ट्रिंग या जो भी है। ठीक है, और ये यूज़ नहीं हो रहा है इसलिए ये येलो वाला आ रहा है। ठीक है, और नीचे मैंने ए प्लस बी और समथिंग कर रखा है, तो मैं ये कर देता हूँ क्योंकि एक का वो कहाँ से आ रहा है वो नहीं पता हमको। ठीक है, और मैंने यहाँ पे नंबर दे रखा है तो कोई इशू नहीं है। और ये येलो वाला साइन मैंने बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने गलत दे रखा है तो इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो मैं ए भी ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, या तो मैं नंबर लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 लिख देता हूँ, तो 3 4 5 उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, और इसमें भी आप साफ समझ आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें होगी। ठीक है, अब ये टाइप एलियास है, टाइप में पहले ही बता चुका हूँ कि एलियास कैसे यूज होता है, कि इक्वल टू करके फिर उसको वैल्यूज देते हैं। तो वैल्यू नंबर नेगेट फंक्शन टाइप लेस सेपरेटली फंक्शन टाइप लेस टाइप ले। तो देखो बेसिकली इसमें ये किया है कि उन्होंने टाइप बना लिया ऊपर। ठीक है, कि नेगेट है, उसके अंदर वैल्यू नंबर है और रिटर्न नंबर करेंगे और उसको यहाँ पे पास कर दिया, तो हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल समझो कि मेरा ये है। ठीक है, ये टाइप है, मुझे ऐड का टाइप बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, टाइप बनाऊंगा, क्योंकि नाम लिख दो, जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक नाम लिखें, जैसे ऊपर यूजर आया तो मैंने यूजर ही नाम लिख दिया। ठीक है, सजेशन में मिला तो मुझे। अब वो इक्वल टू है और उसके अंदर वो फंक्शन में क्या वैल्यूज लेगा, तो मेरे हिसाब से वो वैल्यूज ले रहा है मेरे यहाँ पे, एक नंबर ले रहा है, फिर नंबर ही ले रहा है नंबर, और एक ये ले रहा है। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे लगता है ए भी देना जरूरी है, क्योंकि वो किसके टाइप के अकॉर्डिंग लेगा। आप बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज कर सकते हो, राइट,
वो बस समझाने के लिए होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डॉट 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 रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया हमारा। ठीक है, या यहाँ पे आप सी कर दो, क्योंकि रेस्ट वो ऐसे निकलेगा या तो। और अब आप इस यूज़र को डायरेक्टली यहाँ पे पास कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली तो ये होता है टाइप वाला। स्टिल आई एम गेटिंग एन एरर। कहाँ पे? यहाँ पे क्या कह रहा है, पैरामीटर हैज अ नेम बट नो टाइप, डिड यू मीन आर्गुमेंट 3? नेम बट नो टाइप, जी इसमें टाइप नहीं है। ओ, गलत ये कर दिया मैंने, यहाँ स्प्रेड ऑपरेटर लगा दिया। ओके, ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, एड यूजर टाइप आ रहा है, देखो इसके अंदर कि ये नंबर है, बी नंबर है, रेस्ट भी है, नंबर आ रहा है। बट यहाँ पे हमने गलत कर रखा है, यहाँ पे गलत बता रहा है, 4 और 5 के लिए एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड 3 आर्गुमेंट बट गॉट 5। ठीक है, तो यहाँ मैंने है ना ये लिखना है। अब ये गलत नहीं बताएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने रेस्ट ऑपरेटर जो दिया है उसको वो देना पड़ेगा, स्प्रेड ऑपरेटर देना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि इसे पता चले कि मल्टीपल वैल्यूज आ सकती है, वरना वो एक वैल्यू एज्यूम करके चलेगा, तो वो एरर दे रहा था इसी वजह से। ठीक है, लेट्स फोकस ऑन अनदर। ठीक है, कास्टिंग। ठीक है, तो वो जो टाइप वाला है वो यूज करते हैं ताकि मल्टीपल जगह पे यूज करना हो कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मैंने एक फंक्शन बनाया, अब ये फंक्शन हो सकता है मैंने 4 जगह यूज कर रखा हो अपने पूरे कोड बेस में, या फिर 5 जगह यूज कर रहा हूँ, कहीं पे भी यूज कर, तो मैं क्या करूँगा, एक टाइप बना के डायरेक्टली कर दूंगा। ठीक है, अब मैं हर किसी के लिए अंदर नंबर डालूं, फिर नंबर डालूं, फिर ये डालूं, फिर ये डालूं, तो कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है, और फिर आदमी भी कितनी बार एक ही चीज़ को रिपीट करे। और बेसिकली हम लोगों का काम ये होता है कि जितना रिपीटिशन को कम कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, यही तो कोडिंग का काम है, क्योंकि हम खुद ऑटोमेशन वाला काम करते हैं। और अगर इसी चीज़ को रिपीट करेंगे तो फिर कोड भी अच्छा नहीं होगा, लाइन्स भी रिपीट होंगी, अपना ही काम खराब होगा। ठीक है, देखने वाले भी इंप्रेशन बेकार पड़ेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टाइपस्क्रिप्ट कास्टिंग। तो कास्टिंग कुछ नहीं है, बट वही है, देखो इसने x को अननोन लिख के वैल्यू लिखा है। ठीक है, और यहाँ x एज स्ट्रिंग लिख दिया है। मतलब क्या है कि x को स्ट्रिंग नाम दे दिया है। वैसे ये टाइप एलियास तो हर जगह यूज होता है, टाइप एलियास के नाम। कास्टिंग जो है हर जगह यूज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई वेरिएबल इंपोर्ट करना होता है, तभी आप एज लिख देते हो। जैसे अगर सोचो मुझे यू स्ट्रीट को कुछ और इंपोर्ट करना है, तो मैं एज लिख के यू लिख देता हूँ, तो मैं यू को जहाँ यूज करूंगा ना वो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी यूज किया हुआ है। देखो एक्स अननोन हेलो, तो इसने एक्स को अननोन रखा है। ठीक है, ये अननोन उसका टाइप है, और फिर एक्स को यूज करके स्ट्रिंग करके और यहाँ पे ये किया है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल करके देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने नंबर यूज कर रखा है, स्ट्रिंग यूज कर रखा है, अब सोचो कि मैं ऊपर ही इसका टाइप बना दूँ। ठीक है, ठीक है, टाइप बना लूँ कि मेरा टाइप इन्होंने किस तरीके से बनाया, एक्स अननोन, अच्छा इन्होंने डायरेक्टली वेरिएबल बनाया। ओके, तो जैसे मैंने ये वेरिएबल बना रखा है, और मैं किसी वेरिएबल को ऐसी सेम यूज कर रहा हूँ जो कि नीचे है, मैंने नंबर स्ट्रिंग बना के और यहाँ पे टाइम भी लिख दिया है। तो क्या है ये, ठीक है, तो फिर उन्होंने एक्स एज स्ट्रिंग यूज किया है। ओके ओके, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। एक्चुअली हुआ ये कि इसने टाइप उन्होंने बनाया कि फिर वापस से स्ट्रिंग बना दिया उसे एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, द स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू कास्ट अ वेरिएबल एज यूजिंग एज कीवर्ड इज लाइक टू चेंज द टाइप ऑफ द गिवन वेरिएबल। तो वह किसी वेरिएबल की टाइप चेंज करने के लिए यूज होता है। ओके 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 ओके, ठीक है, तो बेसिकली किसी भी वेरिएबल की टाइप को चेंज करने के लिए यूज होता है। जैसे अभी हम ऊपर नंबर आ रहा है, तो मैं एक्स एज यहाँ पे लिख दूँ कि ये तो भूल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, एरर तो आएगा ही। तो हमने कंसोल लॉग में यहाँ पे कर दिया है कि ऐसे कर दिया है कि कंसोल लॉग में डायरेक्टली वो आ रही है। तो मेरे ये समझ नहीं आया कि अगर मैं यहाँ पे मान लो हेलो लिख भी देता हूँ, यहाँ पे मैंने तो दो वेरी मैंने यूनियन का यूज़ कर रखा है, तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ, एंड इसी को ट्राई करते हैं, अननोन लिख देते हैं यहाँ पे, अननोन, और वहाँ पे भी अननोन लिख देते हैं, अननोन। तो मेरा टाइप जो हो गया एक्स का अननोन हो गया। ठीक है, और मैं इसे एक्स को बुलियन कर रहा हूँ, एक्स एज बुलियन, यहाँ पे चल सकता है। ओके ओके, समझ गया मैं। एक्चुअली मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं था। तो क्या है कि एक्स, जब इसकी कोई प्रॉपर्टी ना दी जाए, अननोन दे रखी है, मतलब कुछ हमें पता नहीं है कि इसका टाइप क्या है, उसी केस में भी कर सकते हैं। मैं वही कहूँ कि यार ऐसे टाइप चेंज तो नहीं कर सकते।
तो ये यूज़ ही नहीं होती वैसे, मोस्टली मैंने तो कहीं नहीं देखा इसे यूज़ होते हुए, बट मे बी इन फ्यूचर कहीं यूज़ हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासेस की। अब क्लासेस में देखो, यहाँ पे एक पर्सन क्लास बना रखी है और फिर उसके अंदर यहाँ पे ऐसे कुछ दे रखा है, तो वही प्रॉप्स पास कर रखे हैं, डायरेक्टली नेम स्ट्रिंग दे रखी है। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, देखो डायरेक्टली दिस डॉट नेम और नेम को यहाँ पे वही है जो फंक्शन वाली हमने ऊपर से यूज़ किया ना, वही ये यहाँ पे कि रिटर्न क्या कर रहा है, तो दिस डॉट नेम जहाँ से कि आप यहाँ पे नेम देख रहे हो स्ट्रिंग है, तो वही रिटर्न कर रहा है। तो वही सेम चीज़ है, तो मैं इसे नहीं बताऊंगा, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सेम उसी तरीके से है। ठीक है, और हम क्लासेस यूज़ भी नहीं करते अभी रिएक्ट में उतना। ठीक है, आगे वाला इंपॉर्टेंट है, बेसिक जेनरिक। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, क्रिएट पेयर एस कॉमा टी। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है और थोड़ा सा एक्साइटिंग भी है, और ये यूजफुल भी है, और ज़्यादातर यूज यही होता है। ठीक है, ओके। जेनरिक वाला, देखो सब जेनरिक वाले से ही मोस्टली काम करते हैं, अब मैं बताता हूँ जेनरिक वाले में होता क्या है। देखो, यहाँ पे क्रिएट पेयर करके एक फंक्शन आ रखा है जिसके अंदर एस कॉमा टी लिख रखा है। अब वी वन एस है और वी टू टी है। ठीक है, और एस कॉमा टी का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि या तो वो एस होगा और टी होगा, दोनों का वो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों लिखा हुआ है। बट अगर मैं इसका सिंपल एग्जाम्पल देखूँ ना कहीं, ज़्यादा समझ आएगा। टाइप रैप टी वैल्यू टी रैप नंबर। ठीक है, इन्होंने कहीं दे नहीं रखा है यूनिक वर्जन का सही एग्जाम्पल। लेट्स क्रिएट इट न्यू एग्जाम्पल। तो समझो यार, कैसे बताऊँ, तो ये मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, एड यूज़र, मैंने यहाँ पे पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। तो समझो कि ये मेरा फंक्शन है और मुझे इसको टाइप देना है, तो यहाँ पे दो ब्रैकेट लगा के, ठीक है, यहाँ, यार ये क्यों आ रहा है, हमारी जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। ठीक है, ओके। तो ऐड के अंदर मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे हम एलिमेंट को स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं, ये वाली साइन आ जाएगी। और इसमें मैं दे सकता हूँ कि ये जो ऐड फंक्शन है वो किस टाइप का होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगर नंबर लिख दिया, नंबर आ जाएगा, बट ये नंबर नहीं है, ये क्या है, रिएक्ट एरो फंक्शन है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिएक्ट एफ सी डॉट एफ सी, और एरो फंक्शन ऐसे कुछ लिखना पड़ता है। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है, ऐसे आएगा। फिर यहाँ सी भी कैपिटल आएगा। ठीक है, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, और अगर ये फंक्शन कंपोनेंट होगा मतलब, क्योंकि अब यहाँ पे तो फंक्शन है, और फिर इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पे हम बस ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टी वगैरह ये सारी चीज़ें डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, टी एक्सटेंड्स यूज़र, और जो भी है इसके अंदर कोई वैल्यू अगर एक्सटेंड की थी तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंड का भी लिखा हुआ है कहीं पे, ये रहा कार टू एक्सटेंड्स कार। ठीक है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं इसका एक बेटर एग्जाम्पल देख रहा हूँ जो कि आसानी से आपको क्लियर कर दे। ठीक है, जब देखो एस एक्सटेंड स्ट्रिंग स्लैश नंबर, टी एक्सटेंड स्ट्रिंग स्लैश नंबर। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में, ये वाला मैं सोचा था कोई इजी एग्जाम्पल यहाँ पे डिलीवर हो तो मेरा काम हो जाए। लेट्स सपोज इस वाले को ले लेते हैं, जैसे क्रिएट पेयर इन्होंने बनाया तो इन्होंने स्ट्रिंग कॉमन नंबर दे दिया। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, अंदर की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल हो सकता है कि देखो, जैसे मेरे आर्गुमेंट के अंदर जो दो वैल्यूज है, ठीक है, जैसे यहीं से समझाते हैं। ठीक है, तो क्रिएट पेयर है, अब इसके अंदर देखो दो वैल्यूज है, एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है। ठीक है, तो दो नंबर जब आ रहे हैं इसके अंदर, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दी। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, एस और टी का मतलब वही है, स्ट्रिंग और नंबर। और इन्होंने यहाँ पे वी वन की प्रॉपर्टी भी एस दी है और यहाँ पे वी टू की प्रॉपर्टी भी टी दी है, और वही प्रॉपर्टी उसने यहाँ पे डाल रखी है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हो गया तो ठीक है, मतलब बाकी हम जब करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, सेम इसका भी देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल। तो टाइप रैप्ट का क्या किया इन्होंने, टी दिया हुआ है जो कि वैल्यू यहाँ की है, तो मतलब हम जो अंदर वैल्यू पास करते हैं ना, उसी की वैल्यू की टाइप यहाँ पे दे देते हैं। समझ लो, तो इस तरीके से किया जाता है। और यहाँ पे भी ऐसे ही सेम किया है, टी सोल्ड स्ट्रिंग, टी इज अनडिफाइन और ऐसा कुछ। एक्सटेंड भी यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है टाइप जनरिक। ठीक है, धीरे धीरे सीखने में पता चल जाएगा। ठीक है, इंटरफेस मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि हमें नाम रखना होता है और इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, याद रखना हमेशा, और फिर कर्ली ब्रैकेट बना के हम उसके अंदर वो वेरिएबल देते हैं, वो देते हैं। इसका यूज बहुत करते हैं हम। ठीक है, इंटरफेस वाले का। और ये क्वेश्चन मार्क वाला वही सेम है जो मैंने बताया था कि अगर कोई वैल्यूज आ सकती है नहीं आ सकती है। ठीक है, और
ये जेनरिक वर्जन भी बता चुका हूँ कि हाँ, देखो ये सही एग्जांपल है समझाने के लिए कि देखो न्यू एज मैप है और इसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग और नंबर है और ये रिकॉर्ड इसने यूज़ किया है। रिकॉर्ड इज अ शॉर्टकट फॉर डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, टाइप स्पेसिफिक की टाइप एंड वैल्यू टाइप। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर स्ट्रिंग और नंबर आ रहा है तो एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है। ठीक है, तो इसकी इस प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए हम हर किसी में डिफाइन ना करने के बजाय रिकॉर्ड के अंदर कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि सारे नंबर्स अगर सेम टाइप के हैं तो हम यहाँ ऐसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, और थोड़ा मुझे लग रहा है जनरिक वाले में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, बाकी इंटरफेस वगैरह और ये सारी चीज़ें ही हैं। और यहाँ पे एरे यूज़ किया हुआ है की वैल्यू और यहाँ पे नॉन डाल रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी वही चीज़ें यूज़ कर रखी हैं। ठीक है, जेनरिक वाले में वही है कि हम जो पैरामीटर्स होते हैं ना उसी के अकॉर्डिंगली करते हैं। टाइप नल, टाइप नल वही है कि जब कोई वैल्यूज ना हो अनडिफाइंड हो, क्योंकि हो सकता है कि कोई वैल्यूज ना आ रही हो। ठीक है, उस केस में हम अनडिफाइंड या नल दे देते हैं। ठीक है, उस चीज़ को टी एस डिफाइन। और एक नेवर वाला भी होता है, ये मैंने नहीं बताया, जब वो एरर आता है तो हम उसके रिटर्न टाइप में ना नेवर दे देते हैं। और टी फाइव अपडेट्स में कुछ नई चीज़ आई होंगी, टेम्पलेट रिटर्स वगैरह, टी एक्सटेंस कलर्स, ये तो बता चुका हूँ। ठीक है, कि अगर मुझे जो प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें दी जाती है। टाइप कलर दे रखा है उसमें, तो कलर के अंदर से टी एक्सटेंस कलर करके रख दिया तो सारी प्रॉपर्टी जो भी कलर की आ रही है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी और के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे रेड ग्रीन और ब्लू तो ये सारी प्रॉपर्टीज आ रही है इसके अंदर। टाइप एक्स कलर इस तरीके से मल्टीपल वैल्यू बना सकते हैं। और हेक्स कलर यहाँ पे ब्लू दे रखा है तो हेक्स कलर को यहाँ पे यूज़ किया है और फिर ब्लू यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके।